नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आइए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। पूछा है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय जो है सर्वथा उचित है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए पूछा है, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना। ऑप्शन बी है, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। ऑप्शन सी है, पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। और ऑप्शन डी है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो देखिए, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्न में से क्या उगाता होगा। पूछा है, एलेक्स जो है केरल में रहता है, तो वह अपने घर के आंगन में क्या उगाता होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, नारियल एवं टाइपियोका। ऑप्शन बी है, टाइपियोका एवं सरसों। ऑप्शन सी है, नारियल एवं कमल। और ऑप्शन डी है, सरसों एवं कमल। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नारियल एवं टाइपियोका। देखिए ऑप्शन में दिया है टाइपियोका। तो आइए इसके बारे में 2 पॉइंट जानते हैं। देखिए, ये ज़मीन में उगाया जाने वाला एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल के खाते हैं। टाइपियोका का एक अन्य नाम क्या है, कप्पा। किसे दूसरा नाम है इसका, कप्पा। कप्पा नाम से भी जाना जाता है टाइपियोका को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पूछा है, सही सुमेलित नहीं पहचानना है इसमें से। चलिए, फसल है एक तरफ, फसल जैसे बीमारी या रोग। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, नीचे से देखते हैं। देखिए, चना उकठा, तो ये बिल्कुल सही है, चना में उकठा रोग होता है। मटर है, मटर में बुकनी, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। बाजरा, बाजरा में अर्गट रोग होता है, ये भी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे दिया है धान, धान में हरित बाल रोग नहीं हो जाता है, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हरित बाल रोग बाजरे में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न है अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें तो देखिए क्यों लीपा जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी है, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि गाय के गोबर से झोपड़ी या दीवारों को जो फर्श होता है उसको लीपा जाता है। तो क्यों लीपा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे पांचवा प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। देखिए पूछा है, विश्व का पूछा है, पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तेहरान। ऑप्शन बी है जयपुर। ऑप्शन सी है बीकानेर। और ऑप्शन डी है दुबई। तो देखिए, विश्व का पहला अस्पताल जो है दुबई शहर में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, दुबई। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे छठवां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है।
कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या सहायता करवाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 7वां प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो इसका परिणाम है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष जो विद्यार्थी हैं छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो इसका परिणाम क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है उच्च नैतिक विकास। ऑप्शन बी है समूहों में द्वंद्व। ऑप्शन सी है गहन प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा जो है विद्यार्थियों के आकलन करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? पूछा है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के जो पौधे होते हैं उसको किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आरोही लता। ऑप्शन बी है झाड़ी। ऑप्शन सी है विसर्पी लता और ऑप्शन डी है शाख। तो देखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को विसर्पी लता में हम लोग वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। विसर्पी लता ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 9वां प्रश्न है सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है? सर्दियों के दिन में दादी किसके घोल का त्वचा को रूखेपन होने से बचाने के लिए उपयोग करती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है गुलाब जल और आसुत जल। ऑप्शन बी है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ऑप्शन सी है नींबू का रस और दूध और ऑप्शन डी है गुलाब जल और सिरका। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस सर्दियों में अक्सर इसका घोल बना करके उपयोग करती है दादी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे 10वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं को समझना और ऑप्शन डी हो जाएगा सीखने वालों को प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीखने वालों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे देखिए 11वां प्रश्न है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मिजोरम में की जाने वाली जो झूम खेती है उसी के बारे में कुछ कथनों का अध्ययन करना है। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट हम लोग। चलिए पहला पॉइंट है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट है
इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और आप तीसरा पॉइंट है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा पॉइंट है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें निगेटिव और पॉजिटिव छाटेंगे। देखिए, पहला था कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो ये आपका सही है। दूसरा है, इस भूमि में उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है, सी ऑप्शन दूसरा। तीसरा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये आपका नहीं होगा, ये निगेटिव है। देखिए चौथा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। देखिए पांचवा है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी और डी सही है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। यात्रा के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसी टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो आइए इसके कुछ पॉइंटों को देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये देखिए निगेटिव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी सही बात है। देखिए चौथा है पॉइंट, आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ए और सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे दिया है 13वां प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करना है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, ये बिल्कुल सही है। बी है, देखिए दूसरा पॉइंट है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए तीसरा पॉइंट है, इस वृक्ष की तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। चौथा पॉइंट है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये देखिए आपका गलत है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि आबू धाबी में। तो इसका ए, बी और सी सही हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ए, बी, सी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए ये रेगिस्तानी ओक बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। आगे है, इसकी जड़ जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ की तनों में जमा होता रहता है। अगला देखिए पॉइंट है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग उसके तने के अंदर पतला पाइप लगाकर या पतले पाइप को उसके तने के अंदर डाल करके पानी निकाल लेते हैं उस इलाके में, अगर कभी पानी की कमी होती है तो। ये रहा आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। आइए देखते हैं, पॉइंट देखते हैं कुछ।
पहला पॉइंट है गतिविधि आधारित शिक्षा, दूसरा पॉइंट है रटना सीखना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा और चौथा है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति जो है गतिविधि आधारित, ए ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, बी देखिए निगेटिव हो जाएगा, सी भी आपका निगेटिव हो जाएगा और डी देखिए है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 15वां प्रश्न है किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। देखिए इससे पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किए थे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें हम पक्षियों के चोंचों के बारे में काटने और फाड़ने या पक्षियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करके बताया है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तिकोने आकार की चोंच, ऑप्शन बी है सीधी और पतली चोंच, ऑप्शन सी है हुक जैसी मुड़ी हुई चोंच और ऑप्शन डी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। ये सबसे पहले हम लोग कुछ पक्षियों के चोंच के बारे में जानते हैं। देखिए बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। देखिए दूसरा पॉइंट है कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट है मिट्टी, कीचड़ से कीड़े व अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की जो चोंच होती है वो लंबे, पतले, नुकीले और मुड़ी हुई होती है। अगला पॉइंट है मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की जो चोंच होती है लंबी, पतली सुई की तरह होती है। ये रहा पक्षियों के कुछ उनके चोंच के बारे में कुछ पॉइंट रहा। अब तो आप लोग आंसर बता देंगे। तो देखिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, हुक जैसी चोंच। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आगे देखिए 16वां प्रश्न है निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। देखिए इसमें पहेली दिया है, उसको हल करना है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो चलिए बताइए आप लोग भी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कलचिड़ी, ऑप्शन बी है दर्जिल चिड़िया, ऑप्शन सी है शक्करखोरा और ऑप्शन डी है वीवर पक्षी। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दर्जिल चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही है। वो अपने चोंच से ही पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है, दर्जिल चिड़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले देखिए दर्जिल चिड़िया के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। दर्जिल चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्ते को सी लेती है और उनसे एक थैले जैसा बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो ये दर्जिल चिड़िया है, इसके अंदर एक ऐसी कला है। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 17वां प्रश्न है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखिए पूछा है कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है जल एक सर्वाधिक विलायक है, ऑप्शन बी है इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ऑप्शन सी है जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और ऑप्शन डी है पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो देखिए इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए जल एक सर्वाधिक विलायक है, ये भी सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये भी सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये ऑप्शन देखिए आपका निगेटिव हो जाएगा। तो नहीं है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए चौथा पॉइंट भी सही है, पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो देखिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जल का घनत्व
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक नहीं होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। तो चलिए इसका नहीं पूछा था तो सी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। पूछा है मानचित्रांकन सीखने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किन कौशल को बढ़ावा मिलता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी है गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन सी है मापन के अनुसार चित्रण करना और ऑप्शन डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है उन्हें, इसी कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वां प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड के भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से रहने वाला है, अब वो यात्रा के दौरान व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा पहले क्या किस दिशा में होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, और ऑप्शन डी है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो देखिए इसको हम लोग, तो आइए मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये भारत का नक्शा है, ये भारत है। देखिए आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका स्थित है, देखिए ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली से पहले देखिए आएगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपका बीच में है, तो पहले नीचे आएगा, किधर आ रहा है दक्षिण दिशा में। फिर इसके बाद यहाँ से आपका रांची जाएगा, तो रांची झारखंड इधर है, पूरब साइड है, तो इधर से आपका किधर जाएगा पूरब दिशा में जाएगा। तो पहले वो किस दिशा में चलना शुरू किया है, तो दक्षिण दिशा में। फिर इसके बाद झारखंड जाने के लिए रांची पूरब दिशा में मुड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही हो जाएगा। पहले दक्षिण दिशा में जाएगा, इसके बाद फिर पूर्व दिशा में जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे है 20वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का अवलोकन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए इसमें पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का अवलोकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। अभिभावकों को संतुष्ट करना, देखिए ये तो ऐसे ही इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना भ्रमण का सबसे अच्छा अवलोकन करने का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे है 21वां प्रश्न है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। देखिए पूछा है पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है बार्ब, ऑप्शन बी है रेचिस, ऑप्शन सी है क्विल और ऑप्शन डी है केलेमस। तो देखिए पक्षियों के पंखों के दोनों ओर के मुलायम भाग को हम बार्ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बार्ब क्या कहते हैं, बार्ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। देखिए फिर एक पहेली आ गई है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता रह जाता हूँ,
बोलो क्या कहलाता हूँ। तो चलिए बताइए आप लोग भी। चलिए फिर से पहली को देखते हैं। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फाख्ता, ऑप्शन बी है कलचीड़ी, और ऑप्शन सी है कटफोड़वा, और ऑप्शन डी है शकरखोरा। तो देखिए नाम से ही आप लोग बता देंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कटफोड़वा। कटफोड़वा जो है पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसमें छिपे कीड़ों को खाता है, टुक टुक करता रहता है। आप लोग सुने होंगे टुक टुक करता रहता है। तो ऑप्शन सी सही है, कटफोड़वा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 23वां प्रश्न है। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, कौन सा नृत्य कहलाता है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कालबेलिया, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है 13 ताली, और ऑप्शन डी है भवाई। तो देखिए राजस्थान का एक नृत्य है जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं जो है सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं। तो वह नृत्य आपका कहलाता है भवाई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, भवाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, भवाई नृत्य कहलाता है वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 24वां प्रश्न है। हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बसाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो ये गांव कहाँ होना चाहिए। देखिए पूछा है कि हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी जो हैं अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घर को बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इन घरों के अंदर की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो घर के अंदर होता है उसको भी लकड़ी से ही बनाया जाता है। तो वो गांव कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम। कहाँ पे है, असम में। असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे है 25वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जोड़ी है। आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कौवा और उल्लू, ऑप्शन बी है चील और गिद्ध, ऑप्शन सी है कलचिड़ी और वरुण, और ऑप्शन डी है बसंत गौरी और कौवा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चील और गिद्ध। चील और गिद्ध में हमसे मनुष्य से 4 गुना अधिक देखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पूछा है कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से बाहर का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं
तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें, दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए जो अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये आपका सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है, तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।